हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। पीछे के चैप्टर में थोड़े से एक आध टॉपिक है जो नहीं बताया गया है, आप बुक से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी था। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, और हमने पहले ही पोटेंशियल और में जो है रिलेशंस भी डिराइव किया था, तो सारी चीजें एनर्जी वगैरह का बता दिया गया था। उसके बाद एक टॉपिक है वॉन डी ग्राफ जनरेटर, वो आगे मैं जरूर डिस्कस करूंगा अभी कुछ दिन के बाद। तो पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का। अगर आपको फील नहीं होगा, जब तक फील नहीं आएगा तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। फील आना चाहिए। अब फील का मतलब ये नहीं कि करंट लगना चाहिए, फील का मतलब ये नहीं कि करंट लगना चाहिए, करंट की फीलिंग आनी चाहिए। तो खास करके आपको न्यूमेरिकल के इसके जितने भी न्यूमेरिकल वो आपको लगाने आने चाहिए, तो लगभग जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाएगी। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगा पाते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम आपके लिए हमेशा फिर बना रहेगा, पूरी चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर, नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने लोग भी पहले इस चैनल पे आज नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, ठीक है। आगे भी शेयर करिए और भी लोग इस लॉकडाउन में इस वीडियो को देख सकें, ताकि उनका बेनिफिट हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग देखेंगे वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। आप अपने क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हम समय न बर्बाद करते हुए जल्द से जल्द शुरू करते हैं आज का टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें जानना एक्चुअल में करंट है क्या, ये है क्या, करंट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको पहले ही जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था तभी बता दिया था कि वहां पर जो चार्ज था वो कैसे कंडीशन में था, स्टैटिक, रुका हुआ था। हम पूरी पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट और सेकंड पढ़े। यहां पर हमें पढ़ना है जो चार्ज है वो मूव तो करेगा, चार्ज जो है मूव करेगा, बट कैसे करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज मूव करेगा। हमें पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो, पूरे मैंने बताया कि क्लास 12 में जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। पूरे की पूरे फिजिक्स में लगभग हमें चार्ज ही पढ़ना है, कुछ एक आध को छोड़ दिया जाए तो चार्ज ही पढ़ना है। तो यहाँ पर चार्ज कैसा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अच्छा वेरिएबल भी होगा, आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ पर चार्ज कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा चार्ज। अच्छा, चार्ज के बारे में सब लोग जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूट्रल कोई चार्ज है, पता होगा, बता दिया गया था क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रल कब होता है, जो लोग भी नहीं जानते होंगे पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि चार्ज मूव कर रहा है तो ऐसे कंडीशन को समझना हमें इसी चैप्टर में है, किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब दो चीज, करंट आखिर है क्या। सपोज करो कि दो बच्चे मेरे पास हैं। पहला बच्चा जो है, अच्छा रेडबुल की बॉटल तो लगभग सब लोग जानते हैं, पहले रेडबुल की बॉटल आती थी, अभी भी आ रही है, एनर्जी के लिए, एनर्जी ड्रिंक है। तो अगर एक बच्चे को रेडबुल की 50 बॉटल दे दिया जाए पीने के लिए 5 सेकंड में, और दूसरे वाले बच्चे को एक बॉटल 5 मिनट के लिए, तो क्या डिफरेंस देखेंगे, एनर्जी ज्यादा स्टोर होगा कहीं, और ज्यादा एनर्जी भी जो क्या है नुकसानदायक हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो ट्रांसफर किसका हो रहा था, एनर्जी का ट्रांसफर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। बैटरी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये चीजें हमें जानना। इसी तरह से चार्ज भी है। इसी तरह से चार्ज क्या है, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का फ्लो हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। चार्ज का फ्लो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड द करंट। तो डेफिनेशन दे सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कहीं चार्ज ज्यादा फ्लो हो सकता है, कहीं कम, लेकिन एक रेस्पेक्ट टाइम होना चाहिए। अब कहीं 1 सेकंड में बहुत ज्यादा दे दें तो सर्किट क्या हो जाएगा, पूरी खराब हो सकती है, ठीक है। जितनी आवश्यकता उतनी मिले तो सर्किट इजीली चलेगा। सर्किट अभी आप पढ़ेंगे, शॉर्ट सर्किट होना, फ्यूज होना कैसे होता है। तो जितनी जरूरत है उतना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेडबुल की एनर्जी जो है, अब रेडबुल देख लिया तो हम 50 पूरी की पूरी कैन ही पी लिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एक तरह से एनर्जी ही था, लेकिन यहाँ पे रेट फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड द करंट। तो करंट का अगर हम फार्मूला लिखें तो फार्मूला ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, फील आनी चाहिए। I इज इक्वल टू dq बाई dt। अच्छा, किस टाइप का करंट है, कौन सा करंट है ये, कोई भी बताए किस टाइप का करंट है? दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। कैसा करंट है? इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, एवरेज करंट भी कुछ होता होगा, आई एवरेज। देखो यहाँ dq ये बहुत ही छोटा चार्ज था, इससे बड़ा चार्ज यानी डेल्टा Q बाई डेल्टा T। डेल्टा Q बड़ा है या डेल्टा dq बड़ा है? कौन सा चार्ज बड़ा है? डेल्टा Q बड़ा है, ठीक है, और फिर dq छोटा है। ऐसे ही आप आगे जाएंगे तो क्लास 10 वगैरह में सीधे पढ़े होंगे, I इज इक्वल टू कैपिटल I इज इक्वल टू Q बाई T, पढ़ चुके हैं। ये फिक्स कर दिया गया था किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये फिक्स था। यहां से हम लोगों ने, ठीक है, ये कंडीशन पढ़ा। खैर आपको यहां पर अभी ये नहीं जानना, बस इतना ही जानना, I इज इक्वल टू dq बाई dt। dq बाई dt, dq क्या है? स्मॉल चार्ज है और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में करंट फ्लो हो रहा है। डेल्टा Q क्या है? एवरेज करंट है, एवरेज करंट है। एवरेज करंट dq से बड़ा है डेल्टा Q, और डेल्टा T क्या है? इंटरवल है उसका। डेल्टा T क्या है? इंटरवल। अच्छा, अब देखो हमने बताया कि ये इंस्टेंटेनियस करंट है, और ये किस टाइप का करंट? एवरेज करंट। अब जो लोग नहीं समझ पाते कि इंस्टेंटेनियस करंट है क्या, इंस्टेंटेनियस करंट है क्या, तो आपने क्लास 10th में अगर मैथ्स पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में मैथ्स पढ़ा होगा, जो लोग बायो के बच्चे हो तो 10th में जरूर पढ़े होंगे, तो टेंजेंट का नाम सुना होगा और सेकंड का नाम सुना होगा। सेकंड क्या है? सेकंड का नाम सुना है? सेकंड क्या है? किसी दो पॉइंट पर किसी भी कर्व को जो लाइन कट कर दे, वही तो सेकंड है। दो पॉइंट पर कट कर दे, वही क्या है? सेकंड है। और टेंजेंट क्या है? केवल एक पॉइंट पर। टेंजेंट क्या है? केवल एक पॉइंट पर जो कट कर दे कर्व को, वो टेंजेंट बन गया, और ये सेकंड। तो ये चीज इंस्टेंटेनियस आपका टेंजेंट है, और सेकंड एवरेज करंट हो गया। इस चीज को हमेशा माइंड में याद रखना। इंस्टेंटेनियस क्या है? टेंजेंट है, और एवरेज करंट क्या है? सेकंड है। इस चीज को याद रखना है हमें, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, बहुत ही अच्छा आसान सा टॉपिक है, कि समझना है आपको। अब आते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट देखो, I इज इक्वल टू dq बाई dt। Q यानी चार्ज की यूनिट, कूलम पर सेकंड, और इसी को हम लोग SI यूनिट में बदल गया एम्पियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से? एम्पियर के नाम से, ठीक। अब आते हैं अगला, कि किस टाइप का यूनिट है, किस टाइप का क्वांटिटी है करंट। अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताऊं एक चीज, जरा गौर करिए आप लोग। हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा करंट कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोग को पता है, उसमें से करंट है कि नहीं? बिल्कुल है। तो करंट एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं आज, पूरी की पूरी फंडामेंटल क्वांटिटी है ये, ठीक है। यूनिट पता चल गया आपको। अब ये कैसी क्वांटिटी है ये जानना है, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए, कैसी क्वांटिटी है। इसको समझने के थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं लूंगा, वहां से आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा कि कैसी क्वांटिटी है, या तो फिर थोड़ा दिक्कत है। जैसे सपोज करो कि 5 एम्पियर का ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये जंक्शन है, सबको पता है, बताया जा चुका है, जंक्शन है। आवाज तो पहुंच रही होगी अच्छे से? हाँ, आवाज पहुंच रही है। यहाँ 2 एम्पियर का करंट चला गया, तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा? 5 आया, 2 इधर चला गया, तो 3 इधर आएगा। बात समझ पा रहे हैं सब लोग? 5 इधर आया, 2 इधर चला गया, तो 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, सपोज कर लो ऐसा था, 2 आया, ठीक है, 2 एम्पियर इधर आया, 3 एम्पियर इधर से, यहाँ जंक्शन पे आके मिला, इस वाले ब्रांच पे कितना? 5 एम्पियर। इस वाले ब्रांच पे कितना? 5 एम्पियर। यहाँ तक पूरी बात समझ पा रहे हैं?
अच्छा, अगर मान लो मैंने डायरेक्शन बदल दिया, 3 एम्पियर इधर जा रहा है और 2 एम्पियर इधर चला गया, इधर 3 एम्पियर इधर, 2 एम्पियर इधर, तो इस वाले डायरेक्शन में कितना जाएगा? 3 यहाँ गया, 3 इधर गया, 3 से 2 तो इधर चला गया, ठीक है। तो एक चीज तो जरा कंक्लूजन जरा ध्यान से समझो, अगर समझ पा रहे हो। 5 इधर से आ रहा था, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो तुमने बता दिया सर 3 एम्पियर का करंट इधर आ गया। कैसे पता चला? सर 5 - 2 कर दिए, बहुत अच्छा। अच्छा, 3 एम्पियर इधर आ रहा था, 2 एम्पियर इधर से, तो इधर कितना आएगा? सर कैसे? इतना आसान सा क्वेश्चन है, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, 2 + 3 दैट्स इक्वल टू 5। बहुत अच्छा। यहाँ से 3 गया, इधर 2 चला गया, तो बताओ इधर कितना? तो 3 इधर सर, 2 उधर चला गया, तो 3 - 2 तो बच गया, 1 एम्पियर इधर आएगा। यानी इजिली हमने क्या किया? अलजेब्रा का मेथड लगाया। तो अलजेब्रिक मेथड से हमें पता चल जा रहा है कि कौन सी ब्रांच में कितने करंट फ्लो होगा। अलजेब्रिक मेथड से ये बहुत ही इजिली तरीके से पता चल जा रहा है। अच्छा, आपको पता होगा स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक लॉ को होल्ड करती है और वेक्टर क्वांटिटी नहीं करती है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं, यानी वेक्टर में अलजेब्रा के रूल्स को नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि स्केलर क्वांटिटी में हम अलजेब्रा के रूल को लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज और दिख रहा है कि यहाँ तो डायरेक्शन भी है कि 5 एम्पियर इधर, 2 इधर, तो 3 इधर ही जाएगा, ये भी पता चल रहा है हमको। फॉलो स्केलर को भी कर रहा है। देखो, अलजेब्रा से हमने माइनस प्लस करके ही तो बताया, क्योंकि वेक्टर का ला तो पता होगा अंडर रूट में होता है, अंडर रूट a² + b² का फॉर्मूला लगता है, याद कर लीजिए, ये चीज याद होगा ना। अगर एंगल दिया तो भी cos थीटा से आप लगा सकते थे, वेक्टर रूल लॉ में है। स्केलर में सीधे जोड़ देते थे, लेकिन स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती थी और वेक्टर में डायरेक्शन होता है। यहाँ तो डायरेक्शन दिख रहा है, यहाँ डायरेक्शन दिख रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा वेक्टर को ही फॉलो कर ले रहा है और थोड़ा थोड़ा स्केलर को भी, लेकिन पूरी तरह से किसी को नहीं। इसीलिए करंट एक नई क्वांटिटी बन जाती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको आपको याद रखना है। दिस इज द टेंसर, दिस इज द टेंसर। ना तो स्केलर क्वांटिटी है, ना तो वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? ये टेंसर क्वांटिटी। समझ पा रहे हैं सब लोग? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आसान है, कोई ऐसा बहुत टफ चीज नहीं है जो आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो नोट हो गया। अब मैं इसको रफ करता हूं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। करंट कैसी क्वांटिटी है? समझ में आ रहा है, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट कैसी क्वांटिटी? टेंसर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। Q = t² + 4t + 5। ठीक है, फाइंड, पहला पॉइंट आपको निकालना है I, मतलब करंट एट t = 3 सेकेंड। करंट कितने पे निकालना है? t = 3 सेकेंड। ठीक है, दूसरा पॉइंट I एवरेज, आपको क्या निकालना है? I एवरेज निकालना है फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से देखो, हमें निकालना है I एट t = 3 सेकेंड। एट तीसरे सेकंड पर निकालना है। एट का मतलब समझ पा रहे हैं? एट मतलब उसी सेकंड पर, यानी तीसरे पर कितना है। दैट इज कॉल्ड I = एट t = 3 सेकंड, यानी तीसरे सेकंड पर करंट कितना है, ये निकालना है। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे। t = 3 सेकंड, थर्ड सेकंड पर, तीसरे सेकंड पर करंट कितना है, तो I = तीसरे सेकंड पे, यानी एक पॉइंट की बात कर रहा है, टेंजेंट की बात किया, तो dq/dt। या तो सीधे I एवरेज दिया है, पता चल जाएगा। तो dq/dt, dq/dt का मतलब क्या? फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएट। जिन लोग को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, मैथ्स के बेसिक रूल को पढ़ लें। dq dq, q की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, t² + 4t + 5 dt। जिन लोग को भी नहीं आता तो डिफरेंशिएट देखो, t² यानी 2t, 2 आगे आ जाता है, प्लस 4t का 1 हो जाता है और 5 का 0, तो 2t + 4। लेकिन आपको 3 सेकंड पर निकालना है, तो I एट 3 सेकंड, I एट 3 सेकंड पे, तो t की जगह 3, 2 × 3 + 4 कितना? 10। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं सब लोग?
जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से, ठीक है। चलो दूसरे की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ठीक है, रब कर रहे हैं इसको। कह रहा है आई एवरेज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, यानी 0 से 2 सेकेंड तक जाना है। तो एक बार आप 0 सेकेंड पर निकाल लेंगे कि कितना चार्ज फ्लो हुआ था, कितना था, और फिर दूसरे सेकंड पर निकाल लेंगे, और फिर टाइम इंटरवल भी देख लेंगे कितना, टाइम इंटरवल भी समझ में आ रहा है। तो पहले Q देख लो, दूसरे सेकंड पे चार्ज क्या था, Q@2 पर, Q@2 दूसरे सेकंड पे चार्ज कितना था, तो T की जगह 2 रखो सीधे, यहाँ डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि dQ/dt नहीं है। तो दूसरे सेकंड पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 प्लस 5 कितना, 4 8 5 13, 8 4 सॉरी 12 और 5 17। 0 पर क्या था, T स्क्वायर 0 0 5 सिर्फ 5। यहाँ तक तो समझ पा रहे हैं। तो आई एवरेज कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू समझ में आ रहा है, Q2 में से Q0 माइनस कर दो, 0 से 2 सेकेंड, यानी डेल्टा क्यू 17 माइनस 5, समझ पा रहे हैं सब लोग, अपॉन डेल्टा टी, T2 माइनस T1, डेल्टा टी T2 माइनस T1, T2 यानी दूसरे सेकंड और T1 पहला सेकंड, 0 2 माइनस 0 12/2, बहुत ही आसान सर, एम्पियर, सॉरी 6 एम्पियर। यहाँ तक तो बहुत ही आसान था, कुछ ऐसा टफ नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐड का मतलब समझ में आ रहा है, फ्रॉम का मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा ऐड का और क्या होगा फ्रॉम का मतलब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लीजिए जल्दी। चलो बेटा इसको रब कर दें। अगला क्वेश्चन, आई इज, क्वेश्चन बहुत ही आसान अभी मैं करा रहा हूँ, इसको पहले बेसिक आप नहीं जानेंगे, हट गया है क्या यहाँ से भाई, बता दीजिए, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जब तक नहीं जानेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगा। तो सपोज करिए क्वेश्चन लेते हैं, आई इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4, वहां पे क्यू था, यहाँ पे आई है, तो फाइंड करना है चार्ज फ्लोन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ इन 5 सेकेंड, ठीक है। क्या करेंगे 5 सेकेंड में पूछ रहा है, 5वें सेकंड में तो नहीं पूछ रहा है, 5 सेकंड में, यानी इंटीग्रेट करेंगे इस बार, बहुत सही। चार्ज करंट दिया है, चार्ज निकालना है, कैसे पता चल रहा है, इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से समझो। आप तो कहेंगे सर आप तो भी बता रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना था, अरे भाई dQ/dt होता तब तो डिफरेंशिएट करते, dQ/dt होता तो डिफरेंशिएट करते। अच्छा आई बराबर क्या पढ़ ले, dQ/dt, चलो यहाँ ऐसे हो जाते तो डिफरेंशिएट कर देते, हमें निकालना है dQ, तो ध्यान से समझते हैं। आई की वैल्यू 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 dt इधर भेज दो, इज इक्वल टू dt। जो बच्चे क्लास 11th में मैथ्स पढ़ रहे होंगे, मैथ्स से जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं। यहाँ इंटीग्रेट होगा कंफर्म है, और ऐसे टर्म को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स आर सेपरेबल्स, कि वेरिएबल जहां जहां उसको एक साथ करके फिर इंटीग्रेट करते हैं। और इंटीग्रेट देखो कैसे करेंगे, dq कहां से जाएंगे, dq कहां से, 0 से कहां तक जाएंगे, जल्दी बताओ, 0 से टोटल चार्ज लेके जाएंगे, 0 से कहां तक जाएंगे, q तक जाएंगे, ठीक है। और ये टाइम का 0 से 5 सेकंड ना, इन 5 सेकंड, 4t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 dt। जिन बच्चों को इंटीग्रेट नहीं आता, मैथ का बुक निकालिए, फिर इंटीग्रेट करना जानिए, कर लेंगे बहुत आसानी से। q इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 4 ब्रैकेट लगा रहे हैं, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है t³/3, एक पावर बढ़ जाता है और नीचे भी लिख दिया जाता है, प्लस 8 t की पावर 1 है तो एक बढ़ जाएगा t²/2 प्लस 4, यहाँ 0 नहीं होगा, 4t, और ये पावर लगा देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 से 5, ठीक है। तो t की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यहाँ से t की वैल्यू हम पुट कर लें, तो अगर पुट करना है t की जगह 5, तो 4 × 5 का क्यूब 125/3 प्लस 8 × 5 का स्क्वायर 25/2
प्लस 4 इंटू 5 और जीरो पुट करेंगे माइनस लगा के, तो सब जीरो क्योंकि सबके साथ टी है, माइनस जीरो। ठीक है, ये देखो 2 4 जा 500 यानी 500 बाई 3 प्लस 100 और 20 120 मल्टीप्लाई कर दो 360, क्या लिख दे रहा हूँ 500 प्लस 360 बाई 3 यानी कितना 860 बटा 3। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, जल्दी नोट करें सब लोग फटाफट। चलो नोट हो गया होगा सबका, इसको रफ करते हैं। बहुत ही आसान था टॉपिक था, कोई ऐसा बहुत टफ नहीं था जो आप नहीं कर पाएंगे। इसको भी कर देते हैं रफ। चलो अब सब लोग हेडिंग डाल लो सभी लोग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हेडिंग डालिए सभी लोग। कहानी करेंट की। आप सोचेंगे सर ये क्या पढ़ा रहा है, अभी आप हेडिंग डालिए बस। अब आपको केवल थोड़ी देर तक कहानी ही सुनना है, कहानी करेंट की। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, आप सच में हेडिंग डालिए, कहानी करेंट की। कहानी सुनिए, कहानी समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद जब आप आएंगे आगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कहानी करेंट की। चलो एक कंडक्टर ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कहानी करेंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये सबको पता, अगर करंट इधर हो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इधर ही तो होगा, अपोजिट टर्म। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। एंड इसमें हमको टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ेगा, सबको लगभग ये समझ में आ रहा है। अच्छा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अरे भाई इसके अंदर जीरो, कंफर्म सबको पता है ना भाई, कैसे जीरो ये समझ लो पहले। अच्छा इसके अंदर जो है सारे टाइप के चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, और नेगेटिव चार्ज वाला इधर। ठीक है, ये तो सबको इतना समझ में आ रहा है। तो होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्लो हो रहा है, तो एक F बराबर क्यू ही पड़े हैं, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, वो इस डायरेक्शन में और एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में। तो इसके कारण, इस एक्सटर्नल के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके यहां इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, जिसको बोला जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। इसको मैं लिख देता हूं, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज के कारण इंड्यूस करंट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और उसी तरह से इंड्यूस के कारण इस वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। अच्छा ये फिनोमेना चलता रहेगा, जैसे ये ऐसे इंड्यूस और सपोज कर लो एक्सटर्नल इधर, ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों आपस में बराबर ना हो जाए, एक्यूमुलेशन चलता रहेगा। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है, अपोजिट है, दोनों जब बराबर हो जाएंगे, ऐसे कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके अंदर, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया इनसाइड द कंडक्टर, जीरो हो गया। और F बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स Q इंटू, ये तो सबको पता होगा। समझ में आ रहा है क्यों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, क्यों कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज के कारण ऐसा हो रहा है। अच्छा एक और हम बात करते हैं, एक बार और इसको बना लेते हैं दोबारा। अब हमने क्या किया, इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी, अरे वो मूवी मत समझना है तुम लोग, कौन सी मूवी थी भाई वो बैटरी वाली, नहीं बैटरी नहीं बोलने का, बैटरी एक बहुत महान व्यक्ति है, बैटरी क्या एक बहुत महान व्यक्ति है। बैटरी का काम क्या है, एनर्जी देना, ये लोगों को भीग देते हैं। अभी देखना कैसे बेटा,
तो बैटरी के का कभी मजाक नहीं उड़ाना। ये तो समझ पाते हो, बैटरी का मजाक क्यों उड़ाओगे यार। अगर तुम्हारे घर में बैटरी चार्ज नहीं है और लाइट भग गई, मेहमान आए हैं, तब तो पूरी कहानी खत्म हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। इसलिए बैटरी का मजाक नहीं उड़ाना, उसको चार्ज करके रखना ताकि दूसरों को एनर्जी दे सके वो। ठीक है, फिर हम एक बार बनाया ऐसे कंडीशन को, ये चीज सबको समझ में आ रही है। और मान लीजिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे जब, अभी देखो एक्चुअली होता है पॉजिट्रॉन, मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन जब भी मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का, अभी तुम समझना पॉजिट्रॉन ही है, अभी तुम क्या समझना, सिर्फ पॉजिट्रॉन के बारे में। ये चीज समझ पा रहे हैं, ठीक है सबको। पोटेंशियल इसका V मान लो, ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, ये हायर पोटेंशियल होता है और इसको हम लोअर पोटेंशियल। तो V हायर पोटेंशियल मान लो, इधर V है और इधर लोअर जीरो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इधर जीरो ही मानो इधर V, हाँ क्योंकि हायर को इधर मानेंगे तो हायर में ज्यादा अमाउंट इधर, कम अमाउंट इधर, तो हम पूरी ज्यादा इधर मान लेते हैं, एकदम उधर जीरो कर देते हैं। समझ पा रहे हैं सब। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। अभी क्या होगा, देखो पोटेंशियल तो V समझ में आया, यहां पर चार्ज जो है आके एक्यूमुलेट होगा कि नहीं होगा, ये सोचना जरूरी है। अब चार्ज आके एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां इसको एक रास्ता मिल गया। अभी तक क्या था, रास्ता नहीं था, एक्यूमुलेट हो जा रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर था ही नहीं, जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन यहां पे अब जो है एक्यूमुलेट नहीं होगा, यहां से चला चार्ज और यहां पे एकदम ये एकदम सीना तान के ऐसे खड़ा है, धीरे 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 जैसे बढ़ा यहाँ जीरो, अब यहाँ से सीधे बैटरी के पास आएगा। देखो एक रास्ता मिल गया इसको, ये दिख रहा है, यहाँ रास्ता नहीं था, बैटरी से जोड़ने के बाद एक रास्ता दिखा, यानी यहाँ एक्यूमुलेशन क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ एक्यूमुलेशन होगा। यहाँ एक बार आया फिर इधर ट्रांसफर होने लगा, तो एक्यूमुलेट अब नहीं होगा। जब एक्यूमुलेट होता है तो धीरे 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 एक्यूमुलेशन ई इंड्यूस और ई एक्सटर्नल जो है जब तक बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक एक्यूमुलेट होते रहेंगे। और इसीलिए जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जीरो, बराबर हो जाएंगे दोनों, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ एक्यूमुलेट नहीं होगा, अब यहाँ एक्यूमुलेशन इसका नहीं होगा। समझ पा रहे हैं सब लोग, क्योंकि एक रास्ता मिल गया। तो यहाँ से तो V चला, पोटेंशियल हायर पोटेंशियल वाला इधर आया चार्ज, और फिर धीरे 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 इसको आकर के दिया, और यहाँ पे कम होता चला जाएगा, धीरे 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 पोटेंशियल जीरो आ गया। अब जब जीरो हो गया तो फिर से इसको चाहिए, फिर किसके पास जाएगा, बैटरी के पास जाएगा, और बैटरी के पास कहेगा कि भाई दे दे हमको कुछ, दे दे बाबा बैटरी, तो बैटरी इसको एनर्जी दे देगा, दे दे बाबा बैटरी, तो बैटरी क्या दे देगा, एनर्जी दे देगा। और फिर बैटरी से एनर्जी लेके एकदम सीना ऐसे दान के फिर पहुंचेगा, यहाँ आता हूँ अभी फिर, अब यहाँ से फिर तेज चलना शुरू करेगा, और जब ये तेज चलना फिर शुरू करेगा तो फिर धीरे 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 फिर यहाँ पे जीरो हो गया, फिर यहाँ क्या बन गया, भीगी बिल्ली बन गया, और भीगी बिल्ली बन के फिर से बैटरी के पास दे दे बाबा बैटरी, तो फिर से एनर्जी लिया। फिर ये फिनोमिना चलता है, ये फिनोमिना क्या हो जाएगा, चलता रहेगा, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ये वाला कंडीशन समझना है। तो जो पोटेंशियल होगा, मैं बात करता हूं, देखो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पता होगा कितना, के Q1 बाई आर, नहीं भाई के Q1 Q2 बाई आर पढ़े होंगे ना। तो पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2 बाई आर। तो अगर हम नॉर्मली इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पोटेंशियल इंटू चार्ज, शॉर्ट में लिख दिया पोटेंशियल इंटू चार्ज। देखो कैसे पता चला, के Q बाई आर इंटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल में यदि चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, पोटेंशियल में यदि चार्ज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, पोटेंशियल में क्या करते हैं, चार्ज से मल्टीप्लाई। तो चार्ज कितना, Q, सपोज करो Q चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन यार, ये मान लो भाई तुम, और सर आप तो चार्ज Q की बात कर रहे हैं, हाँ ही ले रहे हैं, चलो ही ले लो, पोटेंशियल V, ये क्या इसको Q भी तो लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई, QV, ठीक है। अच्छा ये मानना पड़ेगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। देखो पहले के समय में क्या था, जब आप लोग के यहाँ टीवी हुआ करता था, बड़ा बड़ा टीवी, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे टीवी आ गए, तो पीछे एक डब्बा होता था पिक्चर ट्यूब का, वहां से एक बीम आता था, वो बीमा फ्लाइट जो है आके फ्लैश होता था और फिर वो हम पिक्चर देख पाते थे, फिर वो क्लियर पिक्चर हमें दिखता था जैसा। अब वो ऐसा है नहीं,
तो पहले के ज़माने में ऐसे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी कि बड़ी बड़ी जो टेलीविज़न आ रही थी तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर क्या फ्लो होता था, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता था। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता वैसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जा करके फ्लो होता था, जो कैथोड रे ट्यूब के नाम से, कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता, वो जा करके फ्लैश होता था, फिर हमें वो पिक्चर दिखता था। अच्छा, टीवी तो लगभग सबके घर में होगा। अब वो ऐसा टीवी होगा तो डिब्बा वाला टीवी बोलते हैं, आजकल तो टेलीविजन भी प्रचार है, अंकल का टीवी डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, आप देखते होंगे ऐसे प्रचार। खैर उस समय वो एक टेलीविज़न होता था और बहुत सारे लोग देखते थे, तो ये बहुत खुशी की बात होती थी कि एक साथ सब लोग। अब तो बस अपने अपने हर कमरे में लगा हुआ है। देखो आज फिजिक्स मैं निश्चित रूप से बहुत शुक्रगुजार समझता हूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, अच्छे से बच्चों को समझ में आता है। हमारे गुरु हैं और उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। गोरखपुर के केंद्रीय विद्यालय के एस.सी. मिश्रा सर बहुत कुछ मुझे हमेशा सिखाते रहते थे, अभी भी है वहाँ पे, और बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि हाँ सिद्धार्थ तुम बहुत अच्छा करते हो और अच्छा कर सकते हो। तो कभी कभार बहुत अच्छा लगता है जब आपका टीचर्स जो है आपको कहे हाँ नहीं वेरी गुड, बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। तो टीचर्स के लिए आपके मन में कभी बुरा नहीं आना चाहिए। कोई भी कैसा भी टीचर है वो टीचर ही आपके लिए, तो हर टीचर लगभग सब अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होता है टीचर। ना तो किसी टीचर्स की आप बुराई करो, ना किसी टीचर को कुछ कहो, बस सब टीचर आपके लिए अच्छे हैं। देखो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन शायद एक्सप्लेनेशन नहीं बहुत अच्छे से आप कर पाते हैं। कुछ है नॉलेज कम है, अच्छा एक्सप्लेनेशन है। टीचर्स सब बराबर है, कोई इसमें कम नहीं होता है। ये मन से मैं कुछ बच्चों का देखता हूँ कि आता है कि यार ये वो नहीं सर अच्छे हैं, ऐसे नहीं है। तो मेरे पास एक बार कमेंट आया था सर ये टीचर तो नहीं अच्छे हैं, आप मुझे बहुत अच्छा, तो खराब लगता है। सब टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हाँ आपको जहाँ समझ में आता वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और चूँकि बातें से उनकी याद आ गई, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताया था कैसे बेटा करना, ये चीज़ें आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो देखो मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पर कि तब ये जो टेलीविजन का था तो वहाँ पर जो है कैथोड रेज जो है ट्यूब जो है वो फ्लैश होता था और जाकर के हमें पिक्चर दिखता था। पहले क्या था, पहले कौन सी टेलीविजन आती थी, CRT आता था। CRT, अरे वो देखे होंगे CRT, ठीक है। CRT के बाद अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई बेटा। CRT के बाद क्या आया नहीं पता, CRT के बाद क्या आया, अरे वाह LCD ने इसको रिप्लेस कर दिया, LCD स्क्रीन चलने लगी। अब तो सबके घर में LED है, लगभग LED टीवी सबके घर में। चलो अभी TFT भी रिप्लेस करेगा पूरी तरीके से। TFT क्या इसका फुल फॉर्म है? अच्छा पहले LED का फुल फॉर्म बताओ। हाँ पता है? चलो नहीं पता है तो कमेंट जरूर करना, LED का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अच्छा बता देता हूँ भाई, लिक्विड नहीं पता, चलो LCD का ये बताओ एक बताऊंगा, चलो दो बताऊंगा, दो तुमको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब ये सोच लेना, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसे सोच के बताना, ठीक है। TFT का फुल फॉर्म तोड़ो, अरे नहीं बाबा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो हमें ये एज्यूम करना पड़ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी से, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे यहाँ ध्यान से चलना शुरू किया था, यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। इधर गया, इधर आया, फिर इधर चला गया, फिर इधर आया, फिर उसके बाद इधर, फिर इधर, और ये इधर। बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है, बाबा एवरेज वेलोसिटी जीरो, एवरेज स्पीड जीरो ना, एवरेज स्पीड जीरो नहीं, एवरेज वेलोसिटी जीरो। समझ में आ रहा है वेलोसिटी क्यों जीरो? वेलोसिटी डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। बट एवरेज स्पीड क्या होगी, वो जीरो नहीं होगा, इस चीज को समझना है। इसलिए जो स्पीड होता है मच ग्रेटर देन द वेलोसिटी से ज्यादा तेज होता है,
इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज ग्रेटर देन उसकी वेलोसिटी। आगे डिस्कस करेंगे इस पे वेलोसिटी से। तो इसीलिए कंडक्टर में जो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा तेज होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। रीजन है वेलोसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर यही फ्लो ऐसा रहे, ठीक है, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो है, ठीक है। अभी तो सबको समझ में आ रहा है कि अभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, अभी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, एक चीज और, जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ ही होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान देना, हमेशा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है यानी वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी, तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ ही होगा। इस चीज को ध्यान देना है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो रही है, जीरो नहीं हो रही है। ये मानना पड़ेगा कि सभी इलेक्ट्रॉन जो है, दीज ऑल इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये मान लिया गया कि दीज ऑल इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि सारे के सारे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एंड दीज वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को कौन सी वेलोसिटी जानेंगे, ड्रिफ्ट। अच्छा, ये ऐसे मूव करते हैं कांस्टेंट कि जैसे सोल्जर जो है खड़े होते हैं। अच्छा, देखिए हो क्या आप लोग पुल वगैरह पे, ब्रिज पे कैसे ऐसे 1 2 1 2 करके नहीं चलते हैं वो, हाँ पता होगा क्यों नहीं चलते हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते ही हो ना। तो ऐसे ये खड़े हैं, तो क्या ऐसे खड़े हैं तो कोलिजन होने की संभावना है, ऐसे चल रहे हैं तो कोलिजन, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है, लगभग सब एक समान स्पीड वेलोसिटी से जा रहे होंगे, तो यहाँ पर कोलिजन होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा एज्यूम की कंडीशन है। तो उस जो एवरेज वेलोसिटी है उसी को क्या बोलेंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीडी। और ऐसे खड़े होते हैं, जैसे जो सोल्जर जो होते हैं लाइन में ऐसे चलते हैं ना, वैसे एक दूसरे से टकराने की कोई संभावना ही नहीं है। तो दैट एवरेज वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई वीडी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो इसको डेफिनेशन लिख लो। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख दो बोर्ड पे, लिख लो भाई, बोल दे रहा हूँ। द वेलोसिटी लिख देता हूँ, तो चलो लिख देता हूँ इसका डेफिनेशन। याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही आसान है, ठीक है। द वेलोसिटी ड्यू टू, मार्कर चल नहीं रहा भाई, मेरे साथ लिखते जाओ। The velocity due to the presence of electric field, the velocity due to the presence of electric field is known as drift velocity. The velocity due to the presence of electric field is known as the drift velocity, ठीक है। and is taken to be constant। बहुत ही आसान से, the velocity due to the presence of electric field is known as the drift velocity and is taken to be constant। नोट कर लीजिए सब लोग, हो गया। चलो हो गया, रफ कर रहे हैं इसको, ठीक। अब जो है फिर से एक बार और देखते हैं, समझते हैं। बहुत ही आसान चीजें, कोई ऐसी बहुत टफ नहीं है जो तुम ना कर पाओ, ठीक है। चलो ध्यान से समझो बेटा सब लोग। एक बार फिर से मैं कंडक्टर ले रहा हूँ। आज मार्कर में मेरे इंक नहीं पड़ पाया है, इसलिए
सही से मार्कर आज साथ नहीं मिला, थोड़ा अच्छा सा बनाता हूँ इसका, कहीं बनाओ दिख तो रहा होगा ना, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बैटरी से कनेक्ट कर दें, बैटरी बार बार वो रईस मूवी याद आ जा रही है, अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी नहीं, अच्छी थी। V0 V हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, समझ में आ रहा होगा सबको, आसान सा टॉपिक। मान लो ऐसा दो जगह यहाँ पे लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन 3, अब ये किस स्पीड से जाएंगे, किस स्पीड से आगे बढ़ेंगे, VD, बहुत अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये बताना है कितने इलेक्ट्रॉन, अभी तो 3 मैंने बोला, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो, उसकी वैल्यू जानना है, उसकी वैल्यू क्या है, या करंट चलो भी निकालना, कितना करंट फ्लो हो रहा है ये जानना भी जरूरी है, डिस्कस करेंगे बाद में करेंगे। सपोज कर लो ये चीज देखो जानना बहुत जरूरी है, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक नहीं। मान लो कि यहां से यहां तक आने में n इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से समझना ये चीज, n इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, n चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, n क्या है, n मान लीजिए आ रहा है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरी कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, हर यूनिट वॉल्यूम में उतना चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा सपोज करो VD वेलोसिटी से अगर इधर जा रहे हैं, VD वेलोसिटी से, तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, dt टाइम में VD dt, अगर VD वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो dt टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस x है सपोज करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, VD dt, x बराबर कितना हो जाएगा, VD टाइम dt, VD टाइम क्या हो जाएगा dt, इतना तो समझना ना, VD टाइम dt जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया CS से जो है a मान लें, तो यूनिटरी मेथड लगाते हैं, यूनिटरी मेथड समझिए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम था, नंबर ऑफ n क्या था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n था तो 2 यूनिट वॉल्यूम में 2n हो जाएगा, ऐसे 3 यूनिट वॉल्यूम में, तो सबको समझ में आ रहा है, 4n, तो कितने चार्ज ट्रांसफर हुए ये जानना है कि यहां से यहां तक कितने चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है, कितना चार्ज ट्रेवल किया, कितने चार्ज जो है यहां से यहां तक ट्रेवल किए, चीज जानना बहुत जरूरी है, कितने चार्ज यहां से यहां तक ट्रेवल किए, ये तो पता चल गया कि इसने यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, और x किसके इक्वल था, VD टाइम dt, VD वेलोसिटी से dt टाइम ही था, तो VD टाइम dt, डिस्टेंस पता चल गया। अब कितने चार्ज यहां से यहां तक ट्रेवल किए ये जानना बहुत जरूरी है, कितने चार्ज जो है इस पॉइंट से यहां तक ट्रेवल किए, छोटा चार्ज हम dq ले जाए, तो अगर इतना पता चल जाए कि n यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, n चार्ज क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भाई एक यूनिट में n है तो 2 यूनिट में 2n, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर तुम्हारे पास डिस्टेंस पता चल गया और क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, VD dt इंटू ये समझ में आ रहा है ना क्या, ये मालूम है, ध्यान से समझ लो बेटा, VD dt इंटू ये क्या है, मालूम है, यानी इतना वॉल्यूम जो है n इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर गया उधर, यानी कितना चार्ज ट्रेवल किया, इतना चार्ज ट्रेवल किया, समझ पा रहे हैं, थोड़ी फील लाइए इसको बहुत ध्यान से। n क्या था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम, यूनिटरी मेथड, एक यूनिट वॉल्यूम में n था तो 2 यूनिट वॉल्यूम में, समझ में आ रहा है, तो इतने यूनिट वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम पता चल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया से जो dq निकाल लिया गया, dq तो हमें इजीली पता चल गया। अच्छा इस चार्ज की वैल्यू क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, यानी जैसे एक इलेक्ट्रॉन किया तो वैल्यू तो पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इस चार्ज की वैल्यू क्या अगर ये पता चल जाए तो कर लेंगे बहुत आसानी से, तो वैल्यू क्या के लिए क्या करेंगे, dq बराबर n VD dt इंटू a
ई से मल्टीप्लाई, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से ही मल्टीप्लाई होता है। समझ पा रहे हैं? डी टी इधर भेज दो, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एन ई लिख देते हैं ए वी डी, एन ई ए वी डी। डी क्यू बाई डी टी क्या? हाँ करेक्ट, वाई बराबर क्या बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। करंट का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। याद रखिएगा इसको। एन क्या है? एन देखो ये भूलने वाली चीज नहीं है, छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू यानी 1.6 × 10⁻19। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चीजें समझ पा रहे हैं सब लोग? कोई ऐसी बहुत टफ चीजें हैं कि जो आपको ना समझ में आई हो? ठीक है, बहुत टफ चीज तो नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पूरी कहानी समझ में आ रहा है सबको? क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैसे निकाला गया है? ठीक है, चलो अभी थोड़ी सी बात, एक छोटा सा टॉपिक, जैसे आपको एक चीज समझा दूंगा, मैं भी समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। और बहुत टफ चीजें नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, तो फिर दिक्कत तो होगा ही। ठीक, चीज समझते हैं ध्यान से। Vd1 और Vd2, बताओ कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, D1 या D2? हाँ यहां से तो क्लियर दिख रहा है ना, इस वाले फार्मूले से। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर छोटा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा, यानी इसका ज्यादा हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा बड़ा था तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया? छोटा हो। देखो, अरे उधर भेज दो ना, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर छोटा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बड़ा। अच्छा एक एग्जांपल समझिए, सबके घर में लगभग पाइप होगा, टोटी। तो अगर हमें टोटी से पानी अगर दूर पहुंचाना है तो क्या करते हैं? टोटी को यूं दबाते हैं, ऐसे उंगली से प्रेस कर देंगे, थोड़ा उंगली उस पर और ऐसे करके लगा लेते हैं ना, तो दूर तक चला जाता है। कि जाते हैं टोटी खोल के तेज करते हैं, और कि वहां तक ले के जाते हैं? नहीं जाते हैं। ऐसा कि वैसे लोटे लोटे से लाके डालते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं, बस फिंगर को प्रेस कर देते हैं थोड़ा सा इधर। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं घटाते हैं? घटाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल घटाते हैं। यहाँ चीजें समझ में आ रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा। तो आज हम लोग बस यहीं तक छोड़ते हैं, आगे फिर हम लोग इस पे ओम्स लॉ को भी डिराइव करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप भेजिए, आपको बताया जाएगा, उस पर जो है डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।